हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनवरी की कुछ रिपोर्ट्स को एमसीक्यूज़ के द्वारा से बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने कुछ 2 वीडियोस बनाई हुई हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप उनको भी देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने रिपोर्ट्स को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप एक वो वीडियो देख सकते हैं। फिर दूसरा, मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने सारे न्यूज़पेपर और पूरी रिपोर्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस ना देखी हो तो आई इंसिस्ट कि आप उन वीडियोस को भी देखें और अपना एक ओपिनियन बनाएं उन वीडियोस को देखकर। उसके बाद हम सीधा इस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंसेज एज रिसेंटली जनवरी 2024 रिपोर्टेड बाय गोल्डमैन सैक्स। तो हमें पता चला गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है। तो पहले हम गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को एक नज़र से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या बोलती है? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का टाइटल है एशियन फोकस इंडिया फ्लो एंड स्टॉक क्वेश्चन फॉर एक्सटर्नल बैलेंसेज। ओके, इसमें बोला गया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2023 में $67 बिलियन था, विच इज़ 2% ऑफ जीडीपी। वो 2023 से 2024 में कितना हो गया? $39 बिलियन हो गया, विच इज़ 1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है 2% ऑफ जीडीपी से 1% ऑफ जीडीपी आ गया, $67 बिलियन से $39 बिलियन आ गया। उसके बाद नेट एफडीआई इनफ्लो अक्टूबर 2023 तक कितना हुआ है? $17 बिलियन हुआ है। नेट एफडीआई इनफ्लो ईयर एंड तक कितना हो जाएगा? $19 बिलियन हो जाएगा। बस हमें सिर्फ इतने डाटा को याद रखना है इस रिपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, द फोरकास्ट फॉर इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 1.3% ऑफ जीडीपी। ये गलत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले कितना था? पहले था $67 बिलियन, $67 बिलियन विच इज़ 2% ऑफ जीडीपी था। उसके बाद से ये कितना हो गया? $39 बिलियन हो गया है, विच इज़ योर 1% ऑफ जीडीपी। तो दिस इज़ नॉट 1.3%, दिस इज़ 1% ऑफ जीडीपी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आता है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो स्टूड एट $17 बिलियन अप टू अक्टूबर 2023, विच इज़ राइट। $17 बिलियन है अक्टूबर 2023 तक, और ईयर एंड तक यही $17 बिलियन कितना हो जाएगा? $19 बिलियन। उसके बाद हम आते हैं, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू $39 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। यस, बिल्कुल बात ठीक है। 67 से 39 हो रहा है, बिल्कुल बात ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इन दिस वे द आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3, तो आंसर वुड बी बी। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इट इज सेइंग बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसेंटली released by Goldman Sachs on India's flow and stock question for external balances, identify which of the following statements are correct for January 2024. It is saying for the financial 2023 the current account deficit is expected to be $67 billion. Yes, this is right. The current account deficit forecast for the year 2024 is lower than that of 2023. यस, दिस इज़ राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि $67 बिलियन था कब? 2023 में, और यही $39 बिलियन हो गया है 2024 में। तो मतलब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम हो गया है, तो यानी कि ये भी सही है। नेट एफडीआई इनफ्लो आर एक्सपेक्टेड टू एंड द ईयर 2023 एट अराउंड $19 बिलियन। दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अक्टूबर 2023 तक दिस वॉज $17 बिलियन, और ईयर एंड तक आते आते ये $19 बिलियन हो जाएगा। तो इन दिस वे ऑल आर करेक्ट। Now we are coming to our third question. Third question is according to global economic prospects released by the World Bank. तो global economic prospect के बारे में बात कर रहा है वो, जो कि World Bank ने रिलीज़ किया है। तो एक बार हम global economic prospects पर एक नज़र मार लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या बोल रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दिस इज द बाई एनुअल रिपोर्ट, साल में 2 बार होती है। अब हम इसकी कुछ परसेंटेजेस को हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ग्लोबल में ग्रोथ देखी गई है 2.6 से 2.4 हो रही है, फिर 2.7 जा रही है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस तरह से इसको याद रखना है कि 2.6 2.7 के बीच में हमारी जो 2024 की है, 2024 को 2.4 से याद करो, 2024 से रिलेटेड 2.4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 2.6 नीचे 2.7, ऐसे ग्लोबल की याद रखना है। ट्रेड वॉल्यूम को आपको याद रखना है। दिस वाज 2023 में 0.2 थी, फिर 2024 में 2.3, 2025 में 3.1, 0.2, 2.3, 3.1। फिर एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करते हैं। एडवांस इकोनॉमीज़ में
क्या है कि 2024 में कितना हो रहा है, 1.2 हो रहा है, 1.2 हो रहा है। अब एडवांस इकोनॉमीज को आप याद करो कि जो ग्लोबल है उसका हाफ हो जाएगा, तो 2024 में 2.4 था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और ऊपर 1.5, नीचे 1.6। फिर हम इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, ऊपर था 4, फिर 3.9, फिर 4, 3.9, 4। उसके बाद हम लो इनकम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो लो इनकम कंट्रीज़ में क्या है, पहले 3.5 था, फिर 5.5, फिर 5.6। ठीक है, अब इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं तो क्या होगा, 6.3, 6.4, 6.5, ऐसे करके आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, 6.3, 6.4, 6.5। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मुश्किल हो गया होगा। तो ग्लोबल ग्रोथ की हम बात करेंगे तो हमें क्या याद रखना है कि 2.4 है, 2024 है तो 2.4 है। ऊपर मैं बात करूँ तो ऊपर है 2.6, नीचे है 2.7। ट्रेड वॉल्यूम 0.2, 2.3, 3.1। एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करूं तो एडवांस इकोनॉमीज़ में वो ग्लोबल ग्रोथ का हाफ हो जाएगा, तो इट वुड बी 1.2, ऊपर 1.5, नीचे 1.6। फिर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करूं तो क्या है, 4, पहले 4 है, फिर कम हुआ है 3.9 और फिर बढ़ा है 4, 3.9, 4। लो इनकम कंट्रीज़ की बात करूं तो लो इनकम कंट्रीज़ में 3.5 से सीधा 5.5 हुआ है, 2 का जंप आया है, ये ध्यान रखें, 3.5, 5.5, 5.6। इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो इंडिया में क्या है, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, बस इतना डाटा हमें इस रिपोर्ट में जानना ज़रूरी था। अब हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आप लोग से, अब ये बोल रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स report released by the World Bank in January 2024, evaluate the following statements and choose the correct one. The global growth projection for 2024 is 2.4%, 2024 से 2.4 है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Advanced economies are expected to have a higher growth rate in 2025 as compared to 2024। एडवांस इकोनॉमीज़ की बात कर रहा है तो हमने क्या बताया था, जो ग्लोबल है उससे हाफ हो जाएगा, तो 2.4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2, ऊपर क्या बताया था 1.5 और नीचे क्या बताया 1.6। ठीक है, अब बोल रहा है कि एडवांस इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ हायर ग्रोथ रेट इन 2025 कंपेयर टू 2024। तो ये 2023 का है, ये 2024 का है, ये 2025 का है। तो अब इससे क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, 1.2 से 1.6 जा रहा है, हायर हो रहा है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। इंडियाज़ ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2025 इज 6.5, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था 6.3, 6.4, 6.5 ऐसे करके था, तो 2025 में कितना है 6.5, तो ये भी बात ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, रेफर टू द जनवरी 2024 एडिशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ 3.1% इन 2025। तो मैंने आपको क्या बताया था, 0.2 था, फिर उसके बाद 2.3 था, फिर 3.1, 0.2, 2.3, 3.1 ऐसे करके याद रखना था। अब 3.1 कब था, 2025 में, तो ये बिल्कुल बात ठीक है, पहला आपका सही हो गया। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू सी एन इंक्रीज इन ग्रोथ फ्रॉम 2023 टू 2024, ये हमें देखना है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या था, पहले 4 था, ठीक है, उसके बाद 3.9 हुआ और उसके बाद फिर से 4 हुआ, पहले कम फिर ज़्यादा। तो इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू सी एन इंक्रीज इन ग्रोथ फ्रॉम 2023 टू 2024। इंक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, तो 2 वुड बी इनकरेक्ट। फिर बोला लो इनकम कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 5.5% इन 2024। हाँ, ये सही है। लो इनकम कंट्रीज़ का मैंने आपको क्या बताया था कि 3.5 था, 3.5 से वो कितना हो रहा है 5.5, फिर 5.6, ठीक है। तो ये 2023 का, ये 2024, ये 2025, तो 2024 में कितना हो गया 5.5 बोल रहा है, तो ये सही हो गया, यानी कि 1 और 3 इस केस में आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं आपके 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम जनवरी 2024 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज इन 2023 है हायर देन दैट फॉर 2024। तो 2024 के लिए मैंने आपको क्या बताया था 2.4, ठीक है, 2.4 बताया था, ऊपर मैंने क्या बताया 2.6 और नीचे मैंने आपको क्या बताया 2.7। आप क्या बोल रहे थे, ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज इन 2023 इज हायर देन दैट ऑफ 2024। यस, 2.6 इज हायर देन 2.4, देन पहला आपका सही हो जाएगा।
अब बोला था ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ फॉर 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.3, तो ट्रेड वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया 0.2, 2.3 और 3.1। अब 2024 की बात कर रहा है, 2024 में 2.3 है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करेगा तो बोल रहा है एडवांस इकोनॉमीज़ ग्रोथ विल बी रिबाउंड टू 1.6% 2025 आफ्टर अ डिप इन 2024। एडवांस इकोनॉमीज़ में मैंने आपको क्या बताया था, जो ग्लोबल था बीच में उसका हाफ कर दोगे 1.2 हो जाएगा। 1.2 ऊपर क्या था 1.5 और नीचे क्या था 1.6। अब इसको समझते क्या है, ये क्या बोल रहा है, एडवांस इकोनॉमीज ग्रोथ विल बी रिबाउंड टू 1.6% इन 2025 आफ्टर अ डिप इन 2000। एक बार डिप हो रहा है, पहले कम हो रहा है, तो उसके बाद बढ़ रहा है अपने आप। तो दिस इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज 100% राइट, सो ऑल आर करेक्ट। सो आंसर वुड बी 5 का डी। Now we are coming to our sixth question. What is the sixth question? As per India FinTech report released by TrackExon, assess the following statement and choose the correct combination. तो इंडिया फिनटेक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, तो इंडिया फिनटेक रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा समझ लें पहले, जो हमें थोड़ा बेसिक बात जाननी है। इंडिया फिनटेक रिपोर्ट, यस, तो इंडिया फिनटेक रिपोर्ट में हमें क्या क्या जानना है कि इंडिया फिनटेक रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, ट्रैकएक्सन ने रिलीज़ किया है। ठीक है, इसमें यूएस की पहली रैंक है, यूके की दूसरी रैंक है और इंडिया की कितनी रैंक है, इंडिया की थर्ड रैंक है। हमें ये याद रखना है, पहली रैंक यूएस की याद रखो, तीसरी रैंक आप इंडिया की याद रखो। तो यूएस का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल फिनटेक में, 47% है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 6% है। ठीक है, और जो इंडिया के परफॉर्मिंग सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, आपका अल्टरनेटिव लैंडिंग है, आपका पेमेंट है और बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अल्टरनेटिव लैंडिंग, पेमेंट, बैंकिंग टेक, आपकी ये याद रखने की परफॉर्मिंग सेगमेंट इंडिया के क्या क्या है। फिर क्या आपको याद रखिए, फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया सॉ डिक्लाइन टू $2 बिलियन 2023 में, तो $2 बिलियन सिर्फ रह गया है 2023 में उसकी फंडिंग, विच इज़ 63% डिक्रीज फ्रॉम 2022। तो 2022 के मुकाबले अगर हम बात करें तो इट इज़ अ 63% डिक्लाइन, दिस इज 63% डिक्लाइन। ठीक है, और लीडिंग सिटीज़ क्या क्या हैं, बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, जयपुर। बस अगर आपको इस रिपोर्ट में इतनी बात याद है तो अब इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन बोल रहा है रिफर टू फाइंडिंग्स ऑफ द रिसेंटली January 2024 released India FinTech Report 2023 by TrackExon and indicate which of the following statements are accurate. The USA accounted for 47% of global FinTech startup funding, 47% US का है, इंडिया का कितना है, इंडिया का 6% है, ये हमें याद रखना है। टॉप परफॉर्मिंग सेगमेंट इन इंडियाज फिनटेक इंडस्ट्री वर अल्टरनेटिव लैंडिंग, पेमेंट एंड बैंकिंग टेक। अल्टरनेटिव लैंडिंग, पेमेंट एंड बैंकिंग टेक, बिल्कुल ठीक है। कहता है इंडिया एक्सपीरियंस द ग्रोथ इन फिनटेक फंडिंग इन 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस 2 years। इंडिया एक्सपीरियंस द ग्रोथ इन फिनटेक फंडिंग, फिनटेक फंडिंग में ग्रोथ नहीं हुआ बल्कि डिक्लाइन हुआ है। तो इंडिया की $2 बिलियन है 2023 में फंडिंग, जो हमें बोला गया था कितना परसेंट डिक्लाइन होके मिली है, 63% डिक्लाइन होके मिली है। ठीक है जी, तो दिस इज रॉन्ग, सो आंसर शुड हैज़ टू बी 1 and 2 ओनली। ओके, द आंसर हैज़ टू बी 1 and 2 ओनली। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्लेक्टिंग ऑन द इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बात हमें पता होनी चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी इंक में आपको क्या बात पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इनइक्वालिटी इंक को कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसकी थीम क्या है कि हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स अवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। इसमें बोल रहा है कि जो शुरुआत के जो 5 अमीर लोग हैं ना, उनकी जो फॉर्चून है डबल हो गई है 2020 से, और उनकी जो वेल्थ है कितने परसेंट से इंक्रीज़ कर गई है, 114% से इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये बोल रहा है कि जब आप शुरुआत के 5 अमीरों की बात कर रहे हो, तो जो गरीब हैं, जो 4.77 बिलियन पुअर लोग हैं, उनकी वेल्थ कितने से कम हुई है, उनकी वेल्थ कम हुई है बेटा 0.2% से कम हो गई है। अगर फिर इसमें तीसरी बात बोल रहा है कि जो रिच 1% है, रिच 1% कितना ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करता है, दे होल्ड 43% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। एशिया की बात करूं तो एशिया में रिच 1% कितना फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करता है, इट इज़ 50% ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। फिर मैं बोल रहा है कि एक दुखद बात है कि 1 ट्रिलियनेयर, अब बात करें 1 ट्रिलियनेयर हमें 1
सिर्फ 10 साल में मिल जाएगा, पर हमें 230 साल लगेंगे पूरी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, ये बात बोली गई है। फिर बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन ओन 105 ट्रिलियन मोर डॉलर वेल्थ देन वुमेन। तो वुमेन के मुकाबले हम 105 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा मैन के पास वेल्थ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये वैसे आप डिस्क्रिप्टिव में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या 4 तरीके से इनइक्वलिटी जनरेट हुई थी, कि रिवॉर्डिंग द वेल्थी नॉट द वर्कर्स, डॉजिंग टैक्सेस, प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सर्विसेज, ड्राइविंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन। ठीक है, जब तब आप पढ़ लेना जब आप अपना डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करो, अभी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। फिर बोल रहा है वेल्थ टैक्स कुड जनरेट 1.8 ट्रिलियन डॉलर ईच ईयर। तो क्या बोल रहा है कि वेल्थ टैक्स कितना अमाउंट जनरेट कर सकता है एक साल में, 1.8 ट्रिलियन डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेल्थ टैक्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर आपका जनरेट कर सकता है। अब हम सारे क्वेश्चंस पे आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके बोल कर रहे हैं, उनको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है, द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनर्स हैज़ इंक्रीज बाय 114% सिंस 2020। बिल्कुल बात सही है। जो शुरू के 5 रिचेस्ट लोग हैं उनकी वेल्थ कितने से इंक्रीज करी है, इट हैज़ इंक्रीज बाय 114%। द रिचेस्ट 1% होल्ड 43% ऑफ ऑल ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल बात ठीक है। तो जो शुरुआत के 1% लोग हैं वो कितना परसेंट होल्ड करते हैं, दे होल्ड 43% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। अब बोल रहा है कि वेल्थ टैक्स कुड पोटेंशियली जनरेट 1.8 ट्रिलियन डॉलर ईच ईयर। बिल्कुल बात ठीक है। वेल्थ टैक्स कितना जनरेट कर सकता है आपका रेवेन्यू, 1.8 ट्रिलियन डॉलर ईच ईयर। ठीक है, तो यानी कि ये तो सभी ठीक लग रहा है, तो यानी ऑल आर करेक्ट ओनली। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय फ्रॉम ऑक्सफैम इंटरनेशनल, द टोटल वेल्थ ऑफ द 4.77 बिलियन पीपल डिक्लाइन बाय 0.2% इन रियल टर्म्स। दिस इज वेरी राइट कि 4.77 बिलियन लोगों की जो वेल्थ है इट हैज़ बीन डिक्लाइन बाय 0.2%। ओके, इन एशिया रिचेस्ट 1% ओन 60% ऑफ द वेल्थ, ये गलत है। इन एशिया में 1% कितना अक्वायर करता है, 50% ऑफ द वेल्थ। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोल रहा है, मैन ओन 105 ट्रिलियन डॉलर मोर वेल्थ देन वुमेन। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका सही आंसर क्या हो गया, 1 and 3। तो आंसर वुड बी 1 and 3। अब हम आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन बोल रहा है रेफर टू द रिसेंटली रिलीज IRDAI एनुअल रिपोर्ट 2022 to 2023 टू एवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। IRDAI की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो IRDAI की रिपोर्ट को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो IRDAI रिपोर्ट बोल रहा है कि टॉप 5 स्टेट्स जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुमेन के लिए एनेबल करी हैं। तो इसको बहुत आसान करने की, भाई क्या कर रहा मौसम है, और मेरा एक दोस्त है जुगल, तो उसको हम लहड़ी बोलते हैं क्योंकि है वो, तो लहड़ी जुग, तो मैंने ऐसे करके याद किया हुआ है। क्या कर रहा मौसम से मतलब कर्नाटका भी आ गया उसमें, केरला भी आ गया, मिज़ोरम आ गया, सिक्किम आ गया, मेघालय आ गया। बॉटम 5 स्टेट्स भी आपको याद रखनी है लहड़ी जुग के नाम से, तो लद्दाख, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, गुजरात। ठीक है, तो ये टॉप है, ये बॉटम है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि जितना डिक्लाइन कितना हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, 3% डिक्लाइन हुआ है 2022-23 से, फ्रॉम 3.2% 21-22 से। तो 3% से 3.2% से 3% हो गया है लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 2022-23 में, ये याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस इंश्योर्ड 71.75% ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पब्लिक सेक्टर्स ने 71.75% इंश्योरेंस पॉलिसी करी है, जबकि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ने कितना करा है, 28.25 करा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि 71.75 किसने किया है, तो ये 28.25 तो अपने आप याद हो ही जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर ने कितना परसेंटेज इशू किया है, 71.75, ये हमें याद करना ज़रूरी है। अब बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट ग्रू बाय 452% टू 42,788 करोड़। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट कितने से ग्रो किया है, 452% से ग्रो किया है, 42,788 करोड़ के अमाउंट है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि टोटल लाइफ इंश्योरेंस इशूड टू वुमेन वर 97.38 लाख। तो वुमेन को कितने लाइफ इंश्योरेंसेज इशूड हुए हैं, इट इज़ 97.38 लाख। कितने इशू हैं, 97.38 लाख, हमें याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि डिक्रीज इन क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना हो गया, 98.45% हो गया है। कब से, पहले कितना था, 98.64 था, 98.64 से डिक्रीज़ हुआ है कितना, 98.45। ओके, तो गोल ऑफ IRDAI क्या है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047।
इसको एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो पहले तो उनकी टॉप स्टेट्स और बॉटम स्टेट्स को समझना है, कैसे कि क्या कर रहा मौसम है। कर्नाटका, केरला, मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय। बॉटम 5 स्टेट्स लहरी जुग यानी लद्दाख, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब डिक्रीज इन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना हुआ है, पहले 3.2% था 21-22 में, वो 3.2 से 3% हो गया है 2022-23 में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ने कितनी परसेंटेज इशू किया है, 71.75 इशू किया है, और उसको 100 से माइनस कर दोगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर का मिल जाएगा। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि पब्लिक सेक्टर के याद करो बस, 71.75 बस। फिर उसके बाद बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट 452% से बढ़ा है, इट इज़ 42,788 करोड़। देन फिर आपसे बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस वुमेन को कितने नंबर इशूड हुए हैं, इट इज़ 97.38 लैक्स, 97.38 लैक्स, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि डिक्रीज़, एक तो ये बात रखनी है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पहले 98.64 था, 98.6% से 98.45 हुआ है। उसके बाद गोल ऑफ IRDA क्या है, इट इज़ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर आए तो पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफर टू द रिसेंटली रिलीज IRDA एनुअल रिपोर्ट 2022 इज टू एवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू 3% इन 2023। बिल्कुल सही बात है, पहले कितना था, 3.2% था, 3.2% से जाके ये कितना हो गया 3% 2022-23 में, ठीक है। और 3.2 कब था, 2021-22 में, हमें ये बात पता होनी चाहिए थी। अब बोला कि लाइफ सेक्टर इंश्योरेंस हैव अ हायर मार्केट शेयर, बिल्कुल सही बात है, उनका कितना था, 71.75% था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर शेयर का इन इशूइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर टू द प्राइवेट, ठीक है। अब बोल रहा है कि द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट सॉ एन इंक्रीज टू 42,788 करोड़, मेकिंग ग्रोथ ऑफ 452%, बिल्कुल ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रॉफिट, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितने से बढ़ा है, इट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 452%, विच इज़ 42,788 करोड़। अब इसी में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड टू वुमेन वाज 97.38 लैक्स है 2022-23 में, याद रखना है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द एवरेज अमाउंट पेड पर क्लेम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द एवरेज अमाउंट पेड पर क्लेम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, ये तो गलत बात बोल रहा है। द क्लेम सेटलमेंट रेशियो सॉ अ स्लाइट डिक्रीज टू 98.45%, बिल्कुल बात ठीक है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना हो गया, 98.45 हो गया, बिल्कुल बात ठीक है, यानी पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फिर से बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट, ये आ गया नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो आई इंसिस्ट कि आप एक बार उसको देख लो, तो आपके जितने भी सारे डाउट्स होंगे MPI से रिलेटेड, मैंने सारे न्यूज़पेपर्स कवर किए हैं और उस रिपोर्ट को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज़ किया है और बहुत ही अच्छे से उसको एनालाइज़ किया, एक बार आप उसको देखना प्लीज़। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करता हूँ, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या करता है, इट यूजेज विच मेथडोलॉजी, इट यूज अल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी, हमें एक बात याद रखनी है। और इसमें हमें ये कि भी कितने की, मतलब कौन सी स्टेट्स की सबसे ज़्यादा गरीबी खत्म हुई है, तो मतलब यूपी में ज़्यादा लोग बाहर निकले, फिर यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, ऐसे ही इनकी रैंक है, पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा MP, ऐसे याद करना है। और 2013-14 से 2022-23 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस दौरान में क्या हुआ है कि 25 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। और अगर हाईएस्ट हेड काउंट रेशियो की बात करूं तो किसका है, बिहार का हाईएस्ट हेड काउंट रेशियो है। डिक्रीज इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो फ्रॉम 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 29.17 से 11.28 हो गई है। तो 2013-14 में 29.17 था और फिर उसके बाद 2022-23 में 11.28% हो गई है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर एवरेज अगर लगभग लगाऊं, आप बोल रहे हो कि 9 साल में अगर आप बोल रहे हो कि चलो 25 करोड़ रुपए, तो एवरेज लगभग देखा गया कि 2.7 करोड़ पर साल लोग इस गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, 2.75 करोड़ पर ईयर लगभग इस गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी की बात करूं तो एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन कितना हुआ है, 2015-16 से 2019-20 में कितना था, 10.66 था पॉवर्टी। उसके बाद 2005-06 और 2015-16 से यानी पहले कितना था, 7.69%, यानी कि जो गरीबी को कम करने की जो गति थी, जो रेट था
पहले कम था, अब गरीबी ख़त्म होने का जो रेट है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से गरीबी ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 7.69% से ये कितना आ गया, 10.66 आ गया। तो उनका थोड़ा ईयर से मैं याद रखना, 7.69 आप कब बोल रहे हो, आप बोल रहे हो 2005-6 से 15-16 के बीच में, और 2015-16 से 2019-21 के बीच में बोल रहा हूँ आप 10.66। ठीक है, तो 7.69 से 10.66 हो गया है। अब बोल रहा है कि बिटवीन 2015-16 टू 2019-21 13.5 करोड़ इंडियंस मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो 2015-16 से 2019-21 के बीच में कितने लोग बाहर निकले हैं, 13.5 करोड़ लोग बाहर निकल गए हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। SDG टारगेट 1.2 हमें कब तक पूरा करना है, इट हैज़ टू फुलफिल बिफोर 2030। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 डिस्कशन पेपर बाय नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन पॉवर्टी वाज फास्टर बिटवीन 2015-16 2019-20 देन बिटवीन 2005-6 2015-16। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब आप 15-16 से 19-21 में तो उसमें लगभग 10% की कुछ गति से कुछ कम हो रहा था, और 2005-6 के बीच में 7% करीब था। ठीक है, तो 7% वो करीब था, तो यानी कि इसकी जो पेस है वो बढ़ गया है, तेज़ी हो गई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिहार हैज़ द हाईएस्ट प्रोजेक्ट वाइज स्टेट वाइज हेड काउंट रेशियो। बिल्कुल बात ठीक है कि बिहार का सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज हेड काउंट रेशियो है। फिर बोला कि इंडिया इज सेट टू रीच सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल्स ड्यूरिंग 2030। ऐसा नहीं है, सिंगल डिजिट पॉवर्टी वो 2024 में ही अचीव करने की बात कर रहा है। 2030 में हम क्या बात कर रहे हैं, 2030 में बात कर रहे हैं SDG 1.2 की अचीव करने की। तो ये हमारा स्टेटमेंट थी इनकरेक्ट है, 1 और 2 हमारा ठीक है। अगर हम 14th क्वेश्चन की बात करें, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द डाटा फ्रॉम द रिसेंटली जनवरी 2024 रिलीज नीति आयोग डिस्कशन पेपर ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। इंडिया इज लाइकली टू अचीव SDG 1.2 वेल बिफोर 2030। बिल्कुल बात ठीक है। बिटवीन 2015-16 2019-21 13.5 करोड़ इंडियंस मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल, ये जो आपकी ये 15-16 से 19-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको याद रखना। 2015-16 से 2019-21 तक 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, ये हमें याद रखना। मध्य प्रदेश लोअर प्रोजेक्टेड स्टेट वाइज हेड काउंट रेशियो 2022-23 कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। ये भी बात ठीक है, उत्तर प्रदेश से नीचे ही ऑब्वियसली मध्य प्रदेश। अब होते हैं कि रिफरिंग टू रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अब हम इस रिपोर्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहले हमें इसको देखना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ये कौन रिलीज़ करता है? इट इज़ रिलीज बाय UNDESA। UNDESA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है, साल में एक बार आती है। अब इसकी जो ग्रोथ है हमें उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ग्रोथ में 2023 में 27 है, 2024 में 2.4 है। तो जैसा उसमें था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में, वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ 2.4 है। वहाँ पर जैसे 2.6 था तो 2.6 ना होकर 2.7 है। ठीक है, तो 2.7 से 2.4 जा रही है इसमें, ये हमें याद रखना है। इन्फ्लेशन हमें देखना है, इन्फ्लेशन 5.7 से 3.9 जा रहा है। 5.7 से 3.9 जा रहा है इन्फ्लेशन, बाकी 2.7 से 2.4 जा रही है ग्रोथ। फिर हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 238 पीपल एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2023। तो कितने लोगों को हमने फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करते देखा है? वो 238 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख लोग होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। ट्रेड ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में कितना है? 0.6 से 2.4। ठीक है, ये याद रखना है कि 0.6 से 2.4 हुआ है ट्रेड ग्रोथ। उसके बाद मैं साउथ एशिया की GDP बताऊँ तो साउथ एशिया की जो GDP है वो कम हुई है, 5.3 से 5.2 हुई है। इंडिया स्पेसिफिक में बात करूँ, इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो 6.3, 6.2, फिर 6.6 पहले, फिर कम हुआ है, फिर उसके बाद बढ़ा भी है। तो 6.3 है, फिर 6.2 है, फिर 6.6 है। ठीक है, पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में क्या था? 6.3, 6.4, 6.5। तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बस इन दोनों को थोड़ा अलग से रिवाइज करते रहना कि तो इसमें क्या है? 6.3 है, फिर इसमें कम हुआ है 6.2, फिर उसके बाद 6.6 हो गया है। ठीक है जी, हमें याद रखना है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन 2023 में था 5.7%, उसके बाद इन्फ्लेशन कितना हो गया? 4.5% हो गया। 5.7 से 4.5 हो गया है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। FDI कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है हमारा? FDI इंक्रीज़ हुआ है 10% से। तो
हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारी कंट्री क्या है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो थोड़ा हम इसको एक और बार पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 ये कौन रिलीज़ करता है, इट इज़ बीइंग रिलीज बाय यूएन डेसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, साल में एक बार आती है। 2023 में क्या है 2.7 से 2.4 गया है, जबकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है उसमें क्या था, उसमें 2.6, फिर उसके बाद आपका 2.4, फिर 2.7, इसमें 2.7 से 2.4 आ रहा है। कंपैरिजन करके याद करोगे तो हो जाएगा आसानी से। इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन 5.7 से 3.9 हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको याद रख लेना कि 5.7 से 3.9% हो गया है इन्फ्लेशन। और कितने लोग जो हैं उनको फूड सिक्योरिटी उन्हें झेलनी पड़ी 2023 में, दिस इज़ 238 मिलियन। ट्रेड ग्रोथ की बात करूँ तो 0.6 से 2.4 हो गया है। और ट्रेड ग्रोथ जब मैंने उसमें आपको बताया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में कितना बताया 0.2, 2.3, 3.1, वो अलग है। इसमें क्या है, इसमें 0.6 से 2.4 हो गया है। 0.6 याद रखो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज़ 2.4। ठीक है, 2023-24 ऐसे याद रखो। साउथ एशिया की जीडीपी कम हुई है, 5.3 से 5.2 हो गई है। इंडिया की बात करूँ, इंडिया की इकोनॉमी पहले कम हुई है, फिर बढ़ी है ना 6.3, 6.2, फिर उसके बाद 6.6 पे आ गया। इन्फ्लेशन की बात करूँ, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है 5.7 से 4.5, ये हमें याद रखना है। हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। एफडीआई कितने परसेंट से बढ़ा है, 10% से बढ़ा है। थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है जी, बस अगर आपको इतना पता है तो आप अभी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बोल रहा है, रेफरिंग टू द रिसेंट जनवरी 2024 रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 5.7 टू 3.9%, जो कि बिल्कुल सही बात है। 5.7 से 3.9 हो गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है जी, ग्लोबल इन्फ्लेशन। उसके बाद हमसे बोला है कि द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स एन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। ठीक है, तो पहले 0.6 था, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 2.4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें बोला इंडिया जीडीपी ग्रोथ is expected to increase from 6.2% 2023 to 6.3। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं था। उसमें क्या बोला था उसने कि 6.3 होगा आपका, 6.3 के बाद फिर कम होगा तो 6.2 हो जाएगा, 6.3 के बाद फिर कितना बोला 6.6, तो पहले कम था फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा। ठीक है, माइनस प्लस दो चीज़ हो रही है, 6.3 से 6.2 फिर 6.6। ठीक है, ये देखा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके करोगे तो हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इट इज़ 6.3% इन 2023 टू 6.2% इन 2024। ठीक है, 2023, जैसे 2024 एंड जैसे 2025, ऐसे याद करना। ठीक है जी। अब बोला इंडिया जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 6.2 टू 6 पॉइंट, ये तो गलत हो गया, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, इस पे आ गए। अब बोल रहा है कि एनालाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड टू बी 2.4% 2024, बिल्कुल ठीक है। साउथ एशिया की जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट, नो, साउथ एशिया की जो जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड टू डेसिलरेट, वो कम होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है एफडीआई फ्लोज टू इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय 10%, नो, एफडीआई जो उनका प्रोजेक्शन है इट हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 10%। ठीक है जी, तो यानी कि आपका सिर्फ ओनली ठीक है। अब आपसे बात कर रहा है रिव्यू द की फाइंडिंग ऑफ द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। ओके, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स की बात करें तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ा समझना होगा कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स के बारे में कि क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो आते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड रिलीज़ कौन करता है। इट हैज़ बीन रिलीज बाय ILO, इट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है जिनेवा, एस्टैब्लिश कब हुआ था 1919 में। तीन बात याद है, बस सिंपल याद रखना। रिलीज़ कौन करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट
कौन करेगा? लेबर वाला कुछ करेगा। रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बात ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर जेनेवा है। एस्टैब्लिश कब हुई है? एस्टैब्लिश 1919 में हुई है। ठीक है जी। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये मेन चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बात करी है। यानी अगर 5.1% था 2023 में तो 5.2 हो गया है 2024 में, 5.1 to 5.2। अब बोला कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या कितने से बढ़ जाएगी? वो बढ़ जाएगी 2 मिलियन लोगों से। ठीक है जी। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 की बात करूं तो वैसे ग्लोबल में क्या देखा गया था कि भाई 5.1 से 5.2 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ये बात हमें याद रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग 5.1 to 5.2। ओके। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई इनकम कंट्रीज़ का अलग है, लो इनकम कंट्रीज़ का अलग है। हाई इनकम में बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, यानी 4.5% है, बल्कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी 5.7 है। तो 4.5, 5.7 ऐसे करके याद रखना। ये किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। ठीक है। अब जॉब्स ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं, जॉब्स ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करता हूं तो हाई इनकम कंट्रीज़ में कितनी बताई गई है? हाई इनकम कंट्रीज़ में 8.2 है, लो इनकम कंट्रीज़ में 20.5 है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जॉब ग्रोथ है 8.2 है हाई इनकम कंट्रीज़ में और 20.5% लो इनकम कंट्रीज़ का। मतलब ये है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है उनके अंदर जॉब ग्रोथ की परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत भी सच में ज़्यादा है। ठीक है। तो 8.2, 20.5। और इनफॉर्मल वर्क रेट कितना है? इनफॉर्मल वर्क रेट इज़ 58% ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स। इनफॉर्मल वर्क रेट इज़ 58% ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स। ठीक है। हमें एक बात ये रखना है। ठीक है। इसमें क्या क्या बात याद रखनी थी कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स इट इज़ रिलीज बाय ILO। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? वो हुआ था 1919 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 5.1 से 5.2 हुआ है। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग जो हैं वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट में तादाद बढ़ गई है उनकी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई इनकम कंट्रीज़ में कम है, लो इनकम में ज़्यादा है, 4.5, 5.7। उसके बाद जॉब ग्रोथ की बात करूँ तो इट इज़ 8.2 इन हाई इनकम कंट्रीज़ एंड 20.5 इट इज़ इन लो इनकम कंट्रीज़। 8.2, 20.5। इनफॉर्मल वर्क रेट इज़ 58% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स। इसी के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन अब कर सकते हैं। आपके पास जब क्वेश्चन आ गया तो अगर हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि रिव्यू द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज प्रोजेक्टेड स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 5.1% टू 5.2%। बिल्कुल सही बात कही है इसने। अब बोला है इन 2023 the unemployment rate in low income countries is expected to be higher than in high income countries। तो unemployment rate इसमें कितना बोला गया था 2023 में और हाई इनकम में और उसमें तो 4.5, 5.7 बोला गया था। यानी कि तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लो इनकम कंट्रीज़ में कितनी है? इतनी है जी। ठीक है। और हाई इनकम कितनी है? इतनी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑब्वियसली हायर इन लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है जी, बिल्कुल बात ठीक है। अब बोल रहे क्या? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल वर्ल्ड वाइड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2 मिलियन, यानी 20 लाख लोगों से कर रहा है। तो यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि और ये भी ठीक है। तो यानी इसमें तो और सारे ही करेक्ट हो गए भाई साहब। अब हम बात करते हैं आपके 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ओवरऑल हायरिंग ग्रोथ रेट इन 2024 एज पर रिसेंटली रिलीज्ड फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट। क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ओवरऑल हायरिंग ग्रोथ रेट इन 2024 एज पर द रिसेंटली रिलीज फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो हम फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट में बोला क्या है? देखिए, फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया। उसमें ये बोला गया है कि जो ओवरऑल हायरिंग होगी वो 5% से 8.3% हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ओवरऑल हायरिंग कितनी होगी? बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी? 5% थी 2023 में, 2024 में 8.3 हो जाएगी। कितने से बढ़ी है? 3.3% से बढ़ी है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा कि 8.3% हो गई है ओवरऑल हायरिंग एज पर फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट। फिर हम बात करेंगे बेंगलोर ने कितना एक्सपेक्ट किया है सर्च। बेंगलोर ने एक्सपेक्ट किया 11% सर्च। बस इसमें और कुछ ज़्यादा बात आपको याद नहीं करनी। ठीक है,
क्योंकि डाटा आपके पास जितना कम हो उतना बढ़िया है। बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ओवरऑल हायरिंग ग्रोथ रेट इन 2024 एज पर द रिसेंटली रिलीज फाउंडेड एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो कितना था 2024 में 8.3% था। 2023 में कितना था, 2023 में था आपका 5%, और कितने से इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 3.3% से। बस ऐसे आपको बना लेना है। अब बोला रिफ्लेक्ट ऑन द position and share of India in the MSCI emerging market indexes as reported recently by MSCI। ठीक है, तो MSCI का ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बाय MSCI, इसने बोला कि इंडिया ने किसको सरपास कर लिया है, इंडिया ने सरपास कर लिया है ताइवान को। ठीक है जी। MSCI की फुल फॉर्म क्या है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ओके, इंडिया ने किसको सरपास कर लिया, इंडिया ने सरपास कर लिया है ताइवान को, और इसने अपनी कौन सी पोजीशन एक्वायर कर ली है, इसने अपनी पोजीशन एक्वायर कर ली है सेकंड। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे चाइना ही है। ठीक है जी। 8 सालों में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, पहले हम थे 7%, 8 साल के बाद हमारा हो गया 17.1%। ठीक है जी, 10.1% का ग्रोथ है। अब देखना एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर टू 20%। 2024 में हम लोग कितना राइज कर जाएंगे, 20%। ठीक है जी, बस ये याद करना है कि कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 8 साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 7% से 17.1% इंक्रीज़ हुआ है। और हम 2024 में कितना हो जाएंगे, हम 2024 में 20% हो जाएंगे। किसको हमने बीट किया, हमने ताइवान को बीट किया है। और हमने कौन सी पोजीशन एक्वायर कर ली है, सेकंड पोजीशन एक्वायर कर ली है। पहली कौन है, पहली है चाइना। MSCI की फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ओके जी। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इंडिया हैज रिसेंटली ओवरटेकन ताइवान टू सिक्योर द सेकंड पोजीशन इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। बिल्कुल बात ठीक है जी। इंडिया शेयर इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हैज़ ग्रोन फ्रॉम 7 to 17.1% ओवर द पास्ट 8 ईयर्स। बिल्कुल बात ठीक है, 7 से 17.1 हुआ है। इंडिया शेयर इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 20% बाय अर्ली 2024। ये भी ठीक है, ऑल आर करेक्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल हाउसिंग डिमांड इन इंडिया बाय द ईयर 2036 एज रिपोर्टेड बाय द रिसेंटली रिलीज लाइसिस फोरस क्रेडाई रिपोर्ट। ठीक है, इंडियन रेसिडेंशियल मार्केट पर एक रिपोर्ट आई है, लाइसिस फोरस क्रेडाई ने उसको दिया है। तो हम उसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। बहुत छोटी सी बात है। क्या बोल रहा है कि इंडिया रेसिडेंशियल मार्केट बाय लाइसिस फोरस। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में कितने हाउसिंग की शॉर्टेज थी, वो थी 29 मिलियन। 29 मिलियन हाउसेज की शॉर्टेज थी, जो 2036 में हमसे कितना हो जाएगा, 93 मिलियन। तो 29 मिलियन से 93 मिलियन हो गया है, बस हमें ये याद रखना है। तो 2018 में कितने घरों की कमी थी, 29 मिलियन हाउसेज की कमी थी। वही 18 साल बाद यानी कि 2036 में कितने घरों की कमी हो जाएगी, 93। तो 29 to 93 मिलियन, इतना हमें याद रखना है बस इस रिपोर्ट में। और अगर इस रिपोर्ट को हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टोटल हाउसिंग डिमांड इन इंडिया बाय द ईयर 2036 एज रिपोर्ट बाय द रिसेंटली रिलीज लाइसिस फोरस क्रेडाई रिपोर्ट इन द इंडिया रेसिडेंशियल मार्केट एनालिसिस, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, तो 29 कब था, 2018 में था। ठीक है जी। और 2036 में हमसे कितना हो जाएगा, 93। तो दिस इज 2036। और हमसे कब का पूछा गया, 2036 का, तो यानी कि दिस वुड बी द आंसर। अब बोल रहा है एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हाउ मच डिड इंडिया सेंसेक्स राइज। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 लाइन का ही है। अब बोल रहा है कि वर्ल्ड इक्विटी इंडाइसेस स्क्रीनर, ये इस रिपोर्ट का नाम है, वर्ल्ड इक्विटी इंडाइसेस स्क्रीनर बाय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया का जो सेंसेक्स है वो कितने से बढ़ा है, 18.7% से बढ़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार। कितने से बढ़ा है, 18.7% से बढ़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 15 आउट ऑफ 45 कंट्री। 45 कंट्री में इंडिया की रैंक है 15, ये हमें याद रखनी। और टॉप में भैया किसका इंडेक्स है, टॉप में अर्जेंटीना का मरवल, टॉप में है अर्जेंटीना का मरवल। ठीक है जी। तो वर्ल्ड इक्विटी इंडाइसेस स्क्रीनर विच हैज़ बीन रिलीज बाय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया का सेंसेक्स कितने से बढ़ा है, 18.7% से बढ़ा है। इंडिया की रैंक कितनी है, 15 आउट ऑफ 45 नेशंस है। टॉप किसने किया है, टॉप अर्जेंटीना के मरवल ने किया है।
ठीक है, ये बात हमें पता करनी कि इंडिया का सेंसेक्स 18.7% से बढ़ा है। इंडिया की रैंक है 15 आउट ऑफ 45, टॉप किया है अर्जेंटीना के मार्बल ने। ठीक है जी, अब हम इसकी बात करते हैं कि एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउ मच डिड इंडिया सेंसेक्स राइज, ओके, एंड व्हाट वाज इट्स रैंक अमंग द टोटल नेशंस। ठीक है जी, तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 15 थी, तो ये तो सारे गलत हो गए। ठीक है, अब इन बी और डी में कंपटीशन है, तो रैंक 15, तो उसमें कितने से बड़ा था? 18.7% से बड़ा था, तो दिस इज़ राइट। तो मैं इसमें जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस से क्या बात रखनी है कि 18.7% से बड़ा है, रैंक 15 है, कितने नेशंस में? 45 नेशंस में। अब हम 22nd क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है रिफ्लेक्टिंग द रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस सेफेस्ट डेस्टिनेशन रिपोर्ट बाय बर्कशायर हैथवे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस सेफेस्ट डेस्टिनेशंस की एक रिपोर्ट है जो बर्कशायर हैथवे ने दी है। इसके अकॉर्डिंग हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो इस रिपोर्ट को हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में बोल रहा है कि स्टेट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस सेफेस्ट डेस्टिनेशन रिपोर्ट बाय बर्कशायर हैथवे। ठीक है जी, किसने दी है? बर्कशायर हैथवे ने दी है। इसमें बोला गया है कि सेफेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी है और सेफेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी है। तो सेफेस्ट कंट्रीज़ में सबसे पहले स्थान पर आता है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा आता है, ये बात ध्यान रखना। कनाडा के बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के बाद आयरलैंड के बाद नीदरलैंड्स। अगर आपको इनमें से ये सब भी अगर याद नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली बातें किसी को नहीं होंगे, आप कनाडा याद करके रखना कि भैया सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी है? कनाडा। इनके एक बार को कैपिटल से पूछ सकता है कि कनाडा का कैपिटल ओटावा, स्विट्ज़रलैंड का बर्न, नॉर्वे का ऑस्लो, आयरलैंड डबलिन, नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम। सेफेस्ट सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे सेफेस्ट सिटी हमारे कौन सी बताई है? होनोलुलु। होनोलुलु किसकी कैपिटल है? हवाई की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में है। रेकजाविक किसकी कैपिटल है? वो आइसलैंड की कैपिटल है। सिडनी कहाँ पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है? वो नीदरलैंड्स की कैपिटल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेफेस्ट कंट्री कौन सी है? सेफेस्ट कंट्री है कनाडा। सेफेस्ट सिटी कौन सी है? वो होनोलुलु है। तो ये इस बर्कशायर हैथवे की रिपोर्ट का मकसद था। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ के लेके आता है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ द ट्रैवल इंश्योरेंस सेफेस्ट डेस्टिनेशन रिपोर्ट बाय बर्कशायर हैथवे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कनाडा इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट कंट्री फॉर ट्रैवलर्स, बिल्कुल बात ठीक है। रेकजाविक इज लिस्टेड अमंग द टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज, बिल्कुल ठीक है। एम्स्टर्डम इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी फॉर ट्रैवलर्स, सेफेस्ट ट्रैवल नो होनोलुलु, दिस इज रॉन्ग, तो ओनली 1 and 2, तो 22 वुड बी 1 and 2। ओके जी, अब हम आते हैं इस पर। कंसीडर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेंटली रिलीज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 80। ठीक है, और हमें 62 डेस्टिनेशंस जाने का सौभाग्य है वीज़ा फ्री। पहला स्थान जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन फर्स्ट, इनको मिला है 194 डेस्टिनेशंस के साथ। 193 डेस्टिनेशन का यूके नहीं है, 193 डेस्टिनेशंस के साथ आपका फिनलैंड है। ठीक है, आपका फिनलैंड आ जाता है इसमें, और फिनलैंड के साथ साथ एक बार मैं आपको देख के बता देता हूँ कि और कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं इसमें। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन 194 डेस्टिनेशन। सेकंड पोजीशन पे आते हैं फिनलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। ठीक है, इंडिया की रैंक है 80, हमारे पास 62 डेस्टिनेशंस का है, ये हमें याद रखना है। वैसे इतना डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं इसके साथ और कौन कौन है, तो आप फिर भी आप ध्यान रखो फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि फिनलैंड स्वीडन को 193 डेस्टिनेशन सेकंड पर मिला है। जापान, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस रिपोर्ट MCQs में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इन रिपोर्ट्स को MCQs के द्वारा बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है और बहुत अच्छे से समझाया भी जा सकता है। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे बहुत बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिए, अलविदा।